जय हिंद साथियों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम एक क्लास हिंदी की पीछे भी कर चुके हैं। हमने क्लास यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट की है। तो एसआई की तैयारी करने वालों हताश हो जाते हो तो ये लाइन आपके लिए। रास्ते मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। रास्ते मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। हिम्मत रखने वालों को हर रास्ता बनाना आता है। तो चलिए, हिम्मत रखिए और पेशेंस के साथ लगे रहिए। आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करोगे। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वर्ण और दूसरा है माला। तो क्या अर्थ है इसका? वर्ण का अर्थ है अक्षर या ध्वनि। क्या? अक्षर या ध्वनि। और माला का अर्थ है, माला का क्या अर्थ है? एक समूह। एक समूह। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा देखिए, परिभाषा बनेगी इसकी वर्णों का, वर्णमाला लिख देती हूँ, वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह कैसे? व्यवस्थित समूह ऐसे क, ख, ग, घा। तो ये लाइन से आए हुए। का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है। यानी वर्णमाला में इनका जो स्थान है ये उसी तरीका से आ रहे हैं। तो ये व्यवस्थित समूह है। अच्छा, वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह अगर वर्णमाला कहलाता है तो अव्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? तो देखिए, वो कहलाएगा वर्ण समूह। इसकी क्या परिभाषा बनेगी? वर्णों का अव्यवस्थित समूह। अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? अव्यवस्थित समूह या क्रम वर्ण समूह कहलाता है। कैसे? अभी बताते हैं। देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण के साथ समझिए। ये तो क्रम में लगे हुए थे। अब हम लिख देते हैं क, च, ट, फ, म। तो क्या जो वर्णमाला में इनका स्थान है, क्या ये उसी तरह से आए हैं? क्या अपने जगह पे हैं? ये नहीं है, लेकिन वर्ण है। समूह का क्या अर्थ है? माला। माला कैसे होती है? माला में मोती ऐसे होते हैं क्रम में, यानी कि पास पास में लगे होते हैं। वही इनका हिसाब है कि साथ में तो हैं, वर्ण समूह हो गया, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से हैं, वर्णमाला की तरह व्यवस्थित नहीं है। तो आगे देखिए, अब हम वर्ण देखते हैं। वर्ण। अच्छा, ये वर्ण क्या है? तो वर्ण की परिभाषा देखिए। वर्ण वर्ण की परिभाषा होगी भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की
सबसे छोटी इकाई। ये दोनों परिभाषाएं किसकी हैं? वर्ड की। दोनों परिभाषाएं वर्ड की हैं। अब देखिए आगे एक और परिभाषा लिख सकते हैं हम। भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि क्या होगी? वर्ण कहलाती है। कैसे? लिखित ध्वनि, इस पे जोर दीजिएगा। लिखित ध्वनि हम मुंह से जो भी निकालते हैं, जो भी बोलते हैं, वो ध्वनि होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है लिखित ध्वनि है। अब देखिए लिखित ध्वनि कैसे? ऐसे हमने बोला का, खा, गा, घा, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये ध्वनि है, ठीक है। तो ये क्या है? का, खा, गा, घा, हम इन्हें लिख सकते हैं, मुंह से ध्वनि निकल रही है। लेकिन जिसे हम नहीं लिख सकते, आप इसे लिख सकते हो, ध्वनि तो ये भी है, लेकिन हम इसे लिख नहीं सकते। तो वर्ण की परिभाषा क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो अब देखिए ध्वनि क्या है? ध्वनि की क्या परिभाषा है? ध्वनि की परिभाषा देख लीजिए। ध्वनि की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक होता है शब्द। क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा देखिए। भाषा की सबसे, या हम ऐसे लिख सकते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। उदाहरण से समझिए। सार्थक का अर्थ है अर्थ रखने वाला जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या है? सार्थक। तो देखिए उदाहरण देखिए। भाषा क्या है? भाषा शब्दों का भंडार है। भाषा क्या है? शब्दों का भंडार है। तो शब्द क्या है? शब्द जो भाषा है उसमें सबसे छोटा जो अपना एक अर्थ रखता हो, वो क्या है? वो शब्द कहलाता है। कैसे? देखिए, मोटा, राहुल, ठीक है, इनका अपने आप में कोई ना कोई अर्थ है। दोनों का अपने आप में कोई अर्थ है। मोटा का अपना अर्थ है, राहुल का अपना अर्थ है। लेकिन अब हम इन्हीं को उल्टा लिख देते हैं टामो, और इसे लिख देते हैं हुलरा। तो इनका कोई अर्थ निकला? कोई भी अर्थ नहीं है। तो जो अपना अर्थ रखते हैं, भाषा में जो अपना अर्थ रखते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं साफ करती हूँ। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। वर्णों की कुल संख्या। क्या?
वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 53। कौन कौन? 52 प्लस 1। और हाँ, मैं पिछली क्लास में इस 1 को भूल गई थी। ठीक है, ये अभी ऐड किया गया है, तो आप उस जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उसमें एक को ऐड कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में अभी आपको बताती हूँ। आप एक नोट लिख लो। नोट लिखो, केंद्रीय हिंदी समिति ने 22 अगस्त 2024 को एक विशिष्ट व्यंजन ये बनता है ऐसे। इसका खंड बनेगा आधा ल और णा। ठीक है, को जोड़ा गया है अब कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। ठीक है, हम वर्णों को दो आधारों पे बांट के पढ़ते हैं। एक होता है लेखन के आधार पर, एक होता है उच्चारण के आधार पर। तो हेडिंग डाल लीजिए लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या डाल लीजिए। लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 53। अब देखिए कौन कौन से 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, 11 स्वर 25 प्लस 25 स्पर्शी व्यंजन। अब ये देखिए ये कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंग च छ ज झ इं ट ठ ड ढ अण ता था दा धा ना पा फा पा भा मा। ठीक है, इन्हें स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्ग, ये वर्ग यहाँ से बनते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन्हें हम कचट तप आगे वालों से याद रखते हैं। ठीक है, अब लिखिए 4 अंतस्थ व्यंजन।
कौन से? अंतस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, य, र, ल, व, ये होते हैं य, र, ल, व। अब चार संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? स, हाँ, स, ह। ठीक है। अब होते हैं चार संयुक्त व्यंजन। यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, इसे हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ लिख लीजिए, चार संयुक्त व्यंजन। एक मिनट देख लेती हूँ, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। चलो, दिख रहा है। चार संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञान और श्रय। ठीक है। कहते हैं हम दो अयोगवाह। कौन कौन से? अंग द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से? ड, ढ। और एक जो अभी अभी ऐड किए गए हैं महोदय जी, विशिष्ट व्यंजन। क्या? विशिष्ट व्यंजन। ठीक है, ये हैं हमारे विशिष्ट व्यंजन। दोबारा लिख देती हूँ। ये बनता है ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्या बोलेंगे हम? विशिष्ट व्यंजन। यहाँ तक समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नोट बना के। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43। कैसे? 10 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर या भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 45।
कौन कौन से, यहाँ देखिए 10 स्वर, ठीक है, 25 स्पर्शी व्यंजन, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, चलो कोई नहीं, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ, 4 संघर्षी व्यंजन, ठीक है। कितनी हो गई गिनना, 10, 25, 35, 35, 4 और 4 8 और 2 10, 45, ठीक है। आगे लिखिए। अब हम पढ़ेंगे आगे स्वर, नई हेडिंग डाल के आप इसे लिख लीजिए और हम साफ करते हैं फिर। डालिए हेडिंग स्वर, क्या, स्वर। स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच, ठीक है। स्वर की परिभाषा क्या होगी, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे उदाहरण का, ख, आ, ई। किसी की जरूरत पड़ रही है, सॉरी ये नहीं, आ, ई, ऊ, किसी की जरूरत है, नहीं है। आगे देखिए, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, 11। नोट में पहले भी लिखा चुकी हूँ, लेकिन एक और लिख लीजिए। उच्चारण के आधार पर या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 10। 10 कैसे है, ये जो स्वर थे यहाँ पर लिख देती हूँ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो री है, इसे हम उच्चारण के आधार पर स्वरों में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिए आप, मैं अभी आपको बताती हूँ। लिखो यहाँ पे नोट, उच्चारण के आधार पर री को
स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि री की ध्वनि देती है। तो उच्चारण में री, रा, ई क्या है? री का क्या बनेगा? रा, ई, यानी कि क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। रा व्यंजन है, इसीलिए जब रा व्यंजन है, री की ध्वनि आ रही है, री रा पूर्ति कर रहा है इस री की ध्वनि की आधार पर स्वरों में री को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, अंतर। ठीक है, पहले डालिए रा के रूप। कितने रूप हैं? 3। कौन कौन से? रा का पदेन रूप, रा का सामान्य रूप, रा का रेफ रूप। अब देखिए कौन कौन से हैं। रा का पदेन रूप क्या है? पदेन रूप है ट्रक। सामान्य रूप रमेश, अभी बताऊंगी। रेफ रूप है क्रम नहीं, कर्म। क्या है? कर्म। देखिए कैसे, इसका खंड करिए तो इसका बनेगा ट, रा, का। इसका बनेगा रा, मा। इसे पूरा लिख देते हैं, ठीक है। हमें बस रा पे फोकस करना है। इसका बनेगा का, र, मा। ठीक है, एक नोट लिख लो। नोट लिख लीजिए। रा का केवल रेफ रूप में ही रा आधा होता है। ठीक है, कौन से में आए? अब देखिए, ये पूरा है, ये पूरा, और ये आधा। राग के केवल रेफ रूप में ही रा आधा होता है। अब यहाँ पर री को समझ लीजिए, या यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ समझिए आप, री। ठीक है, ये है री। इसकी मात्रा ये होती है, जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं ना, तो ये मात्रा होती है इसकी। ठीक है, जिसकी ध्वनि री निकलती है। क्या निकलती है? री। उच्चारण में री निकलती है। जैसे उदाहरण, कृपा। क्या? कृपा।
तो कैसे आ रही है ये? का व्यंजन है, इस पे ये कृपा। जैसे हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, अंग्रेजी बनाओ इसकी, KRIPA, ऐसे बनाओगे तो इसका ये का आधा री और पा, आया समझ में? का री पा। तो इसलिए हाँ इस री से री की ध्वनि निकलती है, जो कि रा व्यंजन है, उस पे व्यंजन है उसकी पूर्ति कर रहा है रा री की ध्वनि निकाल के उच्चारण में। तो इसीलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों में री को शामिल नहीं किया गया है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक। साफ कर देती हूँ। अयोगवाह, 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 ये कौन कौन से अयोगवाह होते हैं? 2। ठीक है, कौन कौन से? अंग बोलते हैं अनुस्वार और विसर्ग। कैसे? आइए एक पहले नोट लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी इसे उदाहरण देके। ठीक है, नोट लिखिए, नोट के हिसाब से समझ आएगा आपको। लिखिए, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार क्या है? अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं माना गया है। सॉरी, माना नहीं गया, स्वर नहीं है। स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो व्यंजन हो सकते हैं। जब स्वर नहीं है, वर्णमाला में क्या है? 2 ही हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, मुख्य रूप से 2 हैं। ठीक है, तो स्वर भी नहीं है तो अब व्यंजन हो सकते हैं। तो आगे देखिए, और व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं। इसलिए व्यंजन भी नहीं है। व्यंजन भी नहीं है, फिर क्या है? अतः इन्हें अयोगवा कहा गया। इन्हें अलग ही तीसरा नाम दिया गया। ना पुरुष है ना स्त्री, अलग ही तीसरा जेंडर दे दिया इन्हें, अयोगवा कहा गया। आया समझ में? क्या कहा गया? अयोगवा। आगे देखिए, उदाहरण देके बताती हूँ मैं आपको। उदाहरण देखिए इसका, एकदम अच्छे से समझेंगे। इसका देखिए अंत। ठीक है, इसका उदाहरण
अतः, दोनों हैं अंग घ अतः। ठीक है, देखिए इनका खंड करिए, खंड करिए इनके। दूसरे पेन से लिखती हूँ। अनुस्वार त खंड हो गया। इसका करिए त विसर्ग। अब देखिए, पहले नोट पढ़िए क्या है। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार, अंग और विसर्ग स्वर नहीं है। ठीक है, स्वर नहीं है तो स्वर होना तो सिरे से खारिज हो गया बिल्कुल। तो हम पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं कि व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन व्यंजन का क्या क्राइटेरिया है? व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते। व्यंजन कैसे आते हैं? देखिए उदाहरण देखिए, व्यंजन का क्या है? व्यंजन का व्यंजन है तो का खंड करिए, का आ, का व्यंजन, व्यंजन और आ स्वर। तो व्यंजन की क्या परिभाषा है? व्यंजन स्वर से पहले आते हैं, इसलिए ये व्यंजन है, स्वर से पहले आते हैं। व्यंजन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? स्वर से पहले व्यंजन आते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये स्वर है, ये स्वर है, इसके बाद आ रहा है, ये फेल हो गया एग्जाम में। स्वर के बाद आ रहा है, जबकि व्यंजन क्या कह रहा है? व्यंजन स्वर से पहले आता है, व्यंजन स्वर से पहले आता है, लेकिन ये स्वर के बाद आ रहा है। इसे देखिए, ये स्वर है इसके बाद विसर्ग आ रहा है, तो ये व्यंजन भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है। ये दोनों में फेल हो गए, स्वर और व्यंजन दोनों परिभाषाओं से अलग हो गए ये, तो इन्हें क्या कहा गया? अयोगवा। इनको एक तीसरा नाम दे दिया गया, अयोगवा। आगे देखिए, अब डालिए आगत स्वर। एक और होते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर ये है ओ। ठीक है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम? ऐसे लिखिए, यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, क्या? हिंदी में लिखा जाए तो क्या कहलाते हैं? आगत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए इसका। हम लिखेंगे हॉस्टल, हम लिखेंगे कॉलेज, हम लिखेंगे कॉफ़ी, हम लिखेंगे कॉफ़ी। तो हॉस्टल लिखा जाएगा ऐसे, कॉलेज ऐसे, कॉफ़ी ऐसे। आगत स्वर कहाँ है इनमें? पहचानिए, ये है आगत स्वर। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, और क्लास डेली देखिए और बड़े पेशेंस के साथ पढ़िए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। इस बार आपको दरोगा पक्का बनना है। अपने माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरना है आपको। समझ आया? तो जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना।